बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? हाँ, सभी को ढेर सारा नमस्ते। अब सही है? ठीक है, चले। आइए तो। आज तो कल कम लोग आए थे ना। हाँ भैया, जो लोग नहीं आए थे वो ऑनलाइन अपना पूरा कर लेना है ना। हाँ, छोड़ा मत किया करो। हाँ, कंटिन्यूटी बना के रखो। हम लोग बातचीत कर रहे थे डब्ल्यूबीसी पर ना। तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी थे, तीन तरह, पांच तरह का था। बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स था। दो थे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट थे। तो इन्हीं पर बातचीत करेंगे। ऑनलाइन जो हमें देख रहे हैं, आपको भी ढेर सारा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, है ना। अब कॉपी और कलम खोल के लिखना। एक भाई साहब मैसेज कल किए थे कि कोशिश किया करो कि दिखते रहा करो। ऐसा संभव नहीं है ना। कारण कि ये ऑफलाइन क्लास भी है ना, तो हमें घूमना पड़ता है, दिखना पड़ता है। तो बेहतर ये कि आप आवाज से सुनो, और जो समझाना होता है तो मैं सामने दिखता ही दिखता हूँ ना। ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं वो। सबसे खास बात आपके लिए यह है कि आप बहुत ही प्योर मटेरियल पा रहे हो। आमतौर पे जो ऑनलाइन क्लास होती हैं वो कैसे होती हैं? स्टूडियो वाली होती हैं। स्टूडियो वाली ऑनलाइन क्लास में कोई खास पढ़ाता नहीं है। जानते हो नहीं जानते हो? उसमें बहुत लकीर का फकीर वाला मामला होता है। मुझे भी पढ़ाना है, मैं भी उदासीन होकर पढ़ाऊंगा। ये मैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये जो क्लास है ये ओरिजिनल क्लास है, आपको मतलब ऑफलाइन की फीलिंग मिल रही है। तो इसलिए यही लाभकारी है, इसका आप उपयोग करिए। क्या कोई सवाल है किसी का? बताइए। हाँ, थैलेमस, थैलेसीमिया। वही तो क्या, थैलेमस में पढ़ाया नहीं, कहां से होता है? मैक्सिमम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ चलिए। हाँ, हमने बताया था ज्यादा रक्त चढ़ाना पड़ता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है। हाँ, यही एक तरीका है। रक्त चढ़ाना ही पड़ेगा, यही वजह कि आयरन ओवरलोड हो जाता है, फिर मामला गड़बड़ होता है। तो उसके लिए दवाएं चलती हैं कि आयरन ओवरलोड ना होने पाए, फिर भी हो ही जाता है। तो इसी को बोलते हैं, इसलिए तो अलग है ना, एनीमिया से अलग है ये। एनीमिया में आयरन की कमी है, यहाँ पे ओवरलोड हो जा रहा है। हाँ ठीक। कुछ। हाँ, हम ये जो मैसेज है, हाँ लो दिखा दो। हाँ, बहुत सारी चिट्ठियां आ जाती हैं। ये अभी टॉपिक है, आगे मिलेगा तो बताएंगे, पीली चिट्ठी का। फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक बार ठीक है, समझा दे, दोबारा समझाते हैं, चलिए। तो अब इसी का ऐसा है ना कि मैसेज आया इसमें कि हमने पूछा कि क्या, कल ही पूछा मैंने कि क्या रिस्पांस है आपका। तो इन्होंने कहा है कि नीचे ट्रांसफार्मर लग गया है, बस खाली इनको कनेक्शन मिलने भर की देर है। तो कनेक्शन मिलने में इसलिए देर हो रहा है कि चुनाव उनाव का माहौल है, इसलिए ये नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो भी मुझे जो जानकारी मिली यही मिली है। फिर भी मान के चलो कि बहुत ज्यादा क्रॉस करेगा तो ये महीना 15 मई के बाद यहां बैठना संभव ऐसे भी नहीं होगा। नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत है भी, 5 पैसा मान लो। तो हमें करना ही होगा तो वो करेंगे। खैर आइए बढ़ते हैं। ये काहे चल नहीं रहा भैया? मक्खी बैठी। नहीं, मक्खी बैठ गई थी। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कल हीमोग्लोबिन, सॉरी, डब्ल्यूबीसी के बारे में। और टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी में शायद 3 हो गए थे ना। इयोसिनोफिल्स हो गया था, लेकिन वहां पे एक बीमारी थी इयोसिनोफिलिया। तो एक बीमारी की हेडिंग यहां पर लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि बीमारी का नाम इयोसिनोफिलिया। इसी को हम लोग इस्नोफिलिया भी कहते हैं। लिखिएगा
इयोसिनोफिलिया या इस्नोफिलिया तो बहुत कॉमन सा नाम है ना। एसी का क्या शेड्यूल चल रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये इयोसिनोफिलिया का मतलब है कि इससे जो इयोसिनोफिल्स कण है इनका काउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो लिखिएगा इस बीमारी में इयोसिनोफिल्स के काउंट की मात्रा बढ़ जाती है। इस बीमारी में इयोसिनोफिल्स काउंट की मात्रा इस बीमारी में इयोसिनोफिल्स काउंट की मात्रा बढ़ जाती है। इस बीमारी में इयोसिनोफिल्स काउंट की मात्रा बढ़ जाती है। अंग्रेजी में लिखिएगा इंक्रीज द इयोसिनोफिल्स काउंट नंबर। अंग्रेजी में लिखिएगा इंक्रीज द इयोसिनोफिल्स काउंट नंबर। इयोसिनोफिलिया हेडिंग नहीं लिखा आपने, कहां थे अभी तक? इस बीमारी में इयोसिनोफिल्स काउंट की मात्रा बढ़ जाती है। लिखिएगा सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? हाँ लिखिएगा लक्षण इयोसिनोफिलिया में सिम्टम्स लिखिएगा। देखिए नंबर 1 सांस लेने में तकलीफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। लिखिए नंबर 1 सांस लेने में तकलीफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। हाँ पहला लक्षण लिखिएगा सांस लेने में तकलीफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आस्थमा नंबर 2 डाल दीजिएगा या ब्रैकेट कर दिया। आस्थमा भी सेम वही कंडीशन है, आस्थमा या हिंदी में दमा कहते हैं। दमा की बीमारी देखते होंगे, सांस फूलता है। हाँ लिखिए दमा या आस्थमा, दमा या आस्थमा। और एक बुखार होता है हे फीवर, आमतौर पे सीजन के साथ जरूर आता है ये हे फीवर। हे फीवर मतलब वायरल फीवर, इसको हम बेसिकली इसी से जोड़ते हैं। लिखिएगा हे फीवर। अगला सिम्टम्स HEY है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे हे बुखार, नहीं ऐसा मत लिखना, हे फीवर लिख दे है ना। इसके बाद लिखिएगा लिखिए स्किन डिजीज। लिखिएगा स्किन डिजीज है ना, त्वचा संबंधी बीमारी। हाँ अगला सिम्टम्स है त्वचा संबंधी बीमारी। हाँ स्किन डिजीज, त्वचा संबंधी बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी है स्किन डिजीज। तो ये आपका रहा इयोसिनोफिल्स कण के बारे में। अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वो है जिसने कहा था कि मैं तुमसे अलग हूं, याद है ना, और उसका नाम है लिम्फोसाइट। तो लिखिएगा हेडिंग लिम्फोसाइट, लिखिएगा हेडिंग लिम्फोसाइट। सबसे छोटे आकार का WBC है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ WBC। तो पहला पॉइंट यहीं से डाल दीजिएगा, सबसे छोटे आकार का, इसलिए सबसे अलग है, हालांकि बहुत सारे कारणों से अलग है। लिखिएगा पहला पॉइंट सबसे छोटे आकार का WBC या स्मॉलेस्ट साइज ऑफ WBC। सबसे छोटे आकार का WBC या स्मॉलेस्ट साइज ऑफ WBC। इसका जो परसेंटेज है वो है 18 से लेकर के 35 तक। तो सेकंड लार्ज अमाउंट ऑफ WBC कहा जाता है ये, क्योंकि पहला वाला कौन सा था? न्यूट्रोफिल्स, याद है 40 to 60%। तो सेकंड लार्ज अमाउंट अगर देखा जाए तो वो लिम्फोसाइट दिखेगा। तो परसेंटेज लिखिएगा 18 से 35%, ब्रेकेट कर देना दूसरा सर्वाधिक मात्रा या दूसरी सर्वाधिक मात्रा, दूसरी सर्वाधिक मात्रा। इसके बाद तीसरा पॉइंट डालिएगा, लिखिए विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार, विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। उसी में आगे बढ़ाना, लिखिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या इसी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन।
एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है। प्रोड्यूस एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। अगला पॉइंट लिखिएगा, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है, यही इसका महत्वपूर्ण काम है। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है, लिखिएगा प्रोड्यूस एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। तो इस बनाने के पीछे का मकसद क्या, ध्यान देना। अगर ये रमेश है और इनके शरीर में किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि या तो वायरस या तो बैक्टीरिया, कल हमने इस पर चर्चा की थी कि वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी इनकी बॉडी में प्रवेश करेगा, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंटीजन। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंटीजन। और जो एक्सटर्नल एंटीजन होते हैं ये बॉडी के लिए बेहद हार्मफुल होते हैं, यानी कि इनसे हमें बीमारी उत्पन्न होगी। बॉडी में दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक इंटरनल एंटीजन और एक एक्सटर्नल एंटीजन। जो इंटरनल एंटीजन होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो फैटल नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में ढेर सारे ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं जिनको हम एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के नाम से जानते हैं, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लड ग्रुप, स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप मींस ए बी एंड ओ या ए बी समथिंग समथिंग। ये मुख्य तौर पर एंटीजन के आधार पर ही निर्धारित होता है। लेकिन जो हमें बाहर से प्रभावित कर रहे हैं, खास करके बैक्टीरिया या वायरस, इनको हम क्या नाम देंगे? एक्सटर्नल एंटीजन बोलेंगे। तो जो हमारा लिम्फोसाइट है वो इन्हीं एक्सटर्नल एंटीजन के अगेंस्ट ये बनाता है क्या? तो जवाब होगा एंटीबॉडी। अब ये जो एक्सटर्नल एंटीजन है ये किस पावर के हैं, इनके अंदर कितनी क्षमता है, ये सारी बातें या इस तरह का इंफॉर्मेशन रिसीव करना, इसके बारे में जानकारी हासिल करना और उसी के एवरेज में क्या बना देना? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। इसे हम कहते हैं आईजी। क्या बोलेंगे? आईजी कहते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बना देना जिससे कि शरीर अब लड़ने के लिए तैयार हो जाए और घातक से घातक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे, यही इसका मुख्य कार्य है। इसलिए हमने कहा कि स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जनरेट कौन कर रहा है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट टी और एक होते हैं लिम्फोसाइट बी। तो इनको हम अगर ऐसे डिवाइड करें तो एक होगा लिम्फोसाइट टी और दूसरा हिस्सा होगा लिम्फोसाइट बी का। बेसिकली लिम्फोसाइट बी वहीं से बना है जहां से हर किसी का निर्माण होता है, यानी कि बोन मैरो। लेकिन लिम्फोसाइट टी की अलग खासियत है, ये मैक्सिमम या कहा जाए 90% लिम्फोसाइट टी बनते हैं थाइमस ग्लैंड से। आप एक नाम सुने होंगे, थाइमस ग्लैंड। बेसिकली थाइमस ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे थोरेसिक कैविटी या सीने के पास होती है। बच्चों में यह थाइमस ग्लैंड लंबी और बड़ी होती है, लेकिन जब हम वयस्क होते हैं तो इसका आकार छोटा हो जाता है। और इसका एक ही काम है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम और एक विशेष तरह का हार्मोन है थाइमोसिन, उसे जनरेट करते रहना और हमें अलग तरह का एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करना जिससे कि हम बीमार ना हो। हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में घिरे हुए हैं जहां पर हमारी तुलना में मैक्सिमम अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारा और बैक्टीरिया या वायरस का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। हमसे कितने लाखों वर्ष पहले वायरस इस धरती पे आए और उसके बाद मनुष्य आया, लेकिन ईश्वर ने इन्हें बहुत ज्यादा सेपरेट किया। मानव को एक कॉलोनी प्रोवाइड करा दी और वायरस को एक सेपरेट कॉलोनी प्रोवाइड करा दी। हम जहां रहते हैं वहां वायरस नहीं होते क्योंकि हम साफ सफाई करते रहते हैं। वायरस को अलग जगह दी गई, जैसे ग्लेशियर के नीचे दबा दिया गया ढेर सारा वायरस। जंगलों के भीतर ऐसे जगहों पर जहां पर मानव की असेसमेंट नहीं है वहां पर उसे रख दिया गया। लेकिन मानव तो मानव, वो मानेगा नहीं, वो ग्लेशियर खोद डालता है जाकर के, वहां से नदी निकाल के लाता है, तो उसी के बहाने वायरस कहाँ आ जाते हैं? हमारी कॉलोनी में आ जाते हैं। मानव को चिल करने का मन करता है, उसे थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो वो जंगलों में घुस जाता है। अब जंगलों में घुस गया तो जाएगा तो एडवेंचर तो करेगा, लेकिन अपने साथ क्या लेके आएगा? वायरसेस को लेकर के आएंगे। तो ये बड़ा इनका कहानी ऐसा ही है। हमने अपने बचत के लिए, हमारा जन्म नहीं हुआ होता तब से हम वैक्सीन लेना शुरू कर देते हैं। माँ के गर्भ में ही होते हैं तब तक हमारे अंदर के वैक्सीन का पूरा डोज जाना शुरू हो जाता है
और जन्म लेने के कई महीनों या सालों तक हम वैक्सीन खेल रहे होते हैं। इसका मकसद यही है कि हम इन सभी से, खास करके एक्सटर्नल एंटीजन से बचें। इन सब के अलावा भी शरीर में हमारे इंटरनल इम्यूनिटी का पूरा एक मकड़ जाल बना हुआ है कि हमें वो लड़ करके बचाएगी। जब हम इससे भी नहीं बच रहे थे तो सरकार ने इंद्रधनुष मिशन जैसा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और उसके 2.0 या 3.0 जैसे कार्यक्रम लॉन्च करके ढेर सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। कई बार इन सभी व्यवस्थाओं के बावजूद भी ढेर सारे वायरस मार्केट में आ जाते हैं या बैक्टीरिया आ जाते हैं जिनसे लड़ना हम नहीं जानते, और उसी को हम एपिडेमिक कहते हैं। नाम सुना होगा ना? हाँ, या उसी को हम पैंडेमिक मान लेते हैं। जब उसे पासपोर्ट मिल जाता है तो पैंडेमिक बन जाता है। जब कोई वायरस अपने साथ क्या ले ले, पासपोर्ट ले ले और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में घूमना शुरू करे तो क्या हो जाएगा? वो पैंडेमिक हो जाएगा। और एपिडेमिक या एंडेमिक है तो उसको पासपोर्ट नहीं मिला होता, वो किसी सेंटर में ही काम करेगा। तो सेंटर में काम करेगा तो भाई किसी राज्य को प्रभावित कर सकता है। तो कुछ बीमारियां हैं ऐसी जो पासपोर्ट लेके घूम लेती हैं, जैसे कोविड-19। कोरोना कौन लाया भारत में? अमीर ही तो लाए थे भाई। आप उठा के उदाहरण देख लीजिए कि पहले कोरोना आया तो केरल में आया, दिल्ली में आया, और लाया कौन? एयरपोर्ट पे आया था, कहीं से कोई गया था, चीन वुहान वगैरह, वहां से लेके आ गया। हम लोग थोड़ी गए थे कहीं लाने के लिए। अगर हम बैरियर कर देते पूरी तरह से, फिजिकल बैरियर, तो कोई वायरस ट्रांसफर होती ही नहीं। तो कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन ने बीमारियों को भी एक तरीके से फैलाने का, हाँ, विस्तार करने का मौका दिया कि हम वहां गए, वहां की बीमारियां देखें। जैसे अभी एक बीमारी आप पढ़ेंगे, शाही बीमारी है ना, जैसे शाही पनीर होती है वैसे शाही बीमारी भी होती है। जब आप शाही बीमारी ग्रसित हो जाएंगे, दो लोग आपके गल में डंडा लेके चलेंगे क्योंकि आप राजा रहेंगे। तो महारानी विक्टोरिया को बीमारी हुई हीमोफीलिया हुआ, तो बेसिकली उनके शरीर में रक्त का जमाव कम हुआ। उनकी बिटिया थी एलिस, उनकी शादी हुई रसिया में, और उनकी एक और बिटिया थी, उसकी शादी फ्रांस में हुई, तो उधर फैल गया। कुछ शादियां पेरिस उधर हुई, क्या कहते हैं, यूरोप कंट्रीज में कई सारे। अंग्रेज भाग गए भारत, 2-4 अंग्रेज यहाँ भी शादी वादी भारतीयों से कर ही लिए थे, सीधी सी बात है। नहीं कर लिए तो जबरन कर लिए। भारतीयों में तो हम लोग भाई उनके गुलाम थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हीमोफीलिया के जो जीन है हम भारतीयों में डाल के निकल लिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ आंखें 3 तरह की आंखें, एक काली आंखें हैं, एक भूरी आंखें हैं, और एक ऐश्वर्या राय जैसी नीली आंखें हैं। देखा है ऐश्वर्या की आंख? देखा आपने? कह रहे हाँ देखा है। कहाँ देखा है भाई? हम तो ना देखे, अब फोटो में देखा है। हाँ, मेला में दिखती है फोटो, गांव वाले मेला में दिखती है। हमारे सैलून में लगाता है। हाँ, हमारे गांव में एक नाऊ दुकान थी, हालांकि वो दुर्गेश नाई नहीं था। समझ लो, आजकल एक बड़ा दुर्गेश नाई फेमस हुआ है, कहता है बजरंगबली हवे हवे और रही, है ना, खड़काऊं क्या। मतलब सोशल मीडिया पे आते रहते हैं सब। ये बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन नए नए इन्फ्लुएंसर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। इसको इनका एक इरा माना जा रहा है आजकल। जैसे इसे हम, हाँ, आता रहता है, इसको हम बेब 2 शॉर्ट टर्म इरा मानते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं अचानक। जैसे वो है कोई बदोबती ओए होए वाला, देखा होगा ना। हाँ, तो आप चोरी हो। बेसिकली ये सब टर्म्स है। अच्छा, ये सब टर्म्स है, आप जब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हम वेब 2.0 शॉर्ट टर्म्स इरा मानते हैं, और इससे हम लगभग महीनों भर प्रभावित रहते हैं। 1 महीने बाद ये मार्केट से गायब, उस पे नया आ जाता है। जैसे बहुत साल पहले कच्चा बादाम आया था, है ना। उससे पहले एक लड़का आया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है ना, शायद 1.5 करके एक लड़का था। तो ये ऐसे ही आता है। अब इसी में जो स्टेबल हो गया, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई और उसके पास हाई डेटा चला गया, और उसी हाई डेटा का इस्तेमाल करके आजकल एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है NFT, नॉन फंजिबल टोकन। तो हम लोग भी कोशिश करें कि NFT वगैरह अपना सेट करते रहें। खैर आगे चल के देखा जाएगा, हम लोग मुद्दे की तरफ आते हैं। तो जो ये लिम्फोसाइट टी है, ये एक तरीके से
इंटरनल इम्यूनिटी की चर्चा करेगा, और एक जो लिम्फोसाइट बी है ये उस इम्यूनिटी को इनहेंस करके और ये विशेष प्रकार के एंटीबॉडी प्रोवाइड कराता है और हम फिर किसी भी बीमारी से लड़ बैठते हैं। इसको हम लिम्फोसाइट टी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। क्या कहा जाएगा? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। और मुख्य तौर पर इसका काम है इंफॉर्मेशन देना, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करेगा तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन रिसीव करना कि इसकी पावर कितनी है, ये बॉडी पर कितना इफेक्ट करेगा या कितने दिन तक प्रभाव करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन ये रिसीव करता है। और इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद ये ट्रांसफर कर देता है बी के पास, और जब बी के पास ट्रांसफर करेगा इस इंफॉर्मेशन को तो क्या हुआ? अच्छा, तो इस इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करेगा बी के पास तो उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर ये बी क्या करता है, हमारे लिए एंटी बॉडीज बनाते हैं और इसी एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके हम किल करते हैं किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? टी है। एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसे कल आप सुन के कल चौंक गए थे, हम AIDS बोल रहे थे तो आपको लगा कि AIDS कोई नई बीमारी आ गई, बल्कि वो एड्स ही था। तो जब ह्यूमन इम्यूनो वायरस हमें प्रभावित करता है तो इसका पहला ही काम है कि टी वाले को किल कर दो, समाप्त कर दो, खत्म कर दो। जैसे किसी भी सोसाइटी के बाहर बैठा हुआ वॉचमैन, तो जब आप ऐसी एंट्री करेंगे वॉचमैन तो पूछे कहां जाना है, पूरा डिटेल नोट कराता है ना, फिर फोन करेगा उस टावर नंबर बी में और वहां पर बताएगा कि आपको कोई फर्जी का रिश्तेदार आ रहा है, इंतजार कर रहा है, आना चाहता है। तो आप कहोगे कि उसको बाहर बाहर क्या करो, लौटा दीजिए। चेक कहोगे देखो कुछ लिया है कि नहीं लिया है, तो वो कहेगा बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर लिया हुआ है, कहेगा फिर अंदर अंदर भेज दो, कुछ नहीं तो बाहर बाहर लौटा दो। तो ये LI के वॉचमैन है, ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन HIV आके पहले किसको मार देगा? वॉचमैन को मार देगा। इसीलिए HIV को हम बीमारी के नाम से AIDS कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, यानी कि आपके अंदर किसकी डिफिशियंसी हो गई है? लिम्फोसाइट टी की डिफिशियंसी हो गई है। क्योंकि लिम्फोसाइट टी को ही हमने एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का है, तो HIV आते ही वो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? डिफिशियंट कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। और ऐसी स्थिति में फिर बंच ऑफ डिजीज हमारी बॉडी में आ जाती है। HIV नॉट ए सिंगल डिजीज। HIV में आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां इतनी सारी हैं कि उसको जो कहते हैं जीवन में नर्क अगर कहीं है तो HIV है। उसको खून की कमी भी हो जाएगी, पीलिया हो जाएगा, बुखार पकड़ेगा, बॉडी लॉस होगा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचेगा, और अंत में एकदम बिल्कुल सीकर जैसा होकर के मरेगा वो, यार एकदम सूखा पापड़ बन जाएगा। सही कह रहे हो, मतलब दुर्गति जानते हैं शब्द, तो वो दुर्गति शब्द HIV एड्स में शामिल होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि टी मर गया तो इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव कर पाएगा कि आखिर HIV की पावर कितनी है, और वो ये क्या करेगा, ये तो इंतजार कर रहा है बी कि आप इंफॉर्मेशन भेजो तो हम इसके खिलाफ क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए। जो जब ये इंफॉर्मेशन नहीं पाएगा तो ये एंटीबॉडी बना नहीं पाएगा और इस पर वो पूरा अपना अधिकार कर लेगा। कोई भी वायरस जब बॉडी में आता है तो फोटोकॉपी की मशीन लेके आता है, उसका काम ही है आते ही क्या करो, अपनी ही जैसा फटाफट फटाफट ढेर सारा वायरस बनाओ और हर कोशिका में एक एक को सबको कर, तुम्हारा कोशिका 1 में राजा, कोशिका 2 में राज तुम्हारा, 3 में तुम्हारा, ऐसे ढेर सारे लाखों वायरस बना करके और हमारी कोशिकाओं में वो प्रवेश करा देता है। और अब कोशिका किसके कहने पे काम करेगी? उस वायरस के कहने पे काम करेगी और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और कोई भी अगर नकारात्मक राजा आया है तो सीधी सी बात है वो राज्य को बर्बाद कर डालेगा। तो हर कोशिका को बर्बाद करने का अधिकार वायरस के पास होता है और अंततः उस जीवधारी की मौत हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास अगर एंटीबॉडी डेवलप हो जाए तो बड़े काम की चीज हो जाए। तो डिवाइड कीजिएगा 2 हिस्सों में, या कुछ लिखा आपने? हाँ लिख लिया। अब लिखिएगा टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिखिएगा टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, और 2 लिम्फोसाइट लिखेगा। 2 प्रकार अपनी कॉपी में ऐसे बना देना, एक लिखिएगा लिम्फोसाइट टी और एक लिखिएगा लिम्फोसाइट बी। लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी, इसका जो ओरिजिन है उसे जरूर लिखिएगा। 90% ओरिजिन कहां से होगा? थाइमस ग्लैंड से होता है और
10% वहीं से होता है, यानी कि कहां से, बोन मैरो से। और जो बी है इसका ओरिजिन सेम है, बोन मैरो। बी जो है उसका ओरिजिन सेम है, बोन मैरो। बी में लिखिएगा बोन मैरो। इसका नाम लिख दीजिएगा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ब्रैकेट कर देना, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम नाम डाल दीजिएगा नीचे। इतना सेटअप बन गया, नाम लिखिएगा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इसको बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अब इसके नीचे लिखिएगा, टी वाले के नीचे लिखिए यह सूक्ष्म जीवों के प्रति जानकारी इकट्ठा करता है। यह सूक्ष्म जीवों के प्रति, यह सूक्ष्म जीवों के प्रति जानकारी इकट्ठा करता है और उनकी पहचान करता है। यह सूक्ष्म जीवों के प्रति जानकारी इकट्ठा करता है और उनकी पहचान करता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के प्रति जानकारी इकट्ठा करता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफाई देम, यह सूक्ष्म जीवों के प्रति जानकारी इकट्ठा करता है और उनकी पहचान करता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई देम, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई देम। अब हम कहां आएंगे, सीधे बी के पास। लिखिएगा, बी में हिंदी में लिखिएगा, यह एंटीजन के खिलाफ, यह एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी, यह एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। यह एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। यह एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, इट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी बनाया और एंटीबॉडी को हम बोलते हैं इम्यूनो ग्लोबिन प्रोटीन, एक और नाम से जानेंगे इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। और इम्यूनोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आई और जी। शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा आई एंड जी, उसके नीचे इसे बना लेना, एक एरो बना के लिखिएगा इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन और लिखिएगा आईजी, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन और लिखिएगा आईजी। तो हमने जो प्रोटीन देखा उसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन या आईजी। ध्यान देना, हमारी बॉडी में कुल इतने प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बनते हैं, जो कि मैं आपके नीचे लिख रहा हूं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। कुल 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन प्रोवाइड करती है हमारा लिम्फोसाइट बी। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। जिनमें से जो आईजीजी है वो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, और मैक्सिमम किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है।
समझ में आ गया? अब ये मैंने इसलिए बताया आपको कि आपको दोबारा कहीं ना कहीं मुलाकात होगी तो आपके पास ये मन में रहेगा ये तो एंटीबॉडी है। और कहां बना था? लिम्फोसाइट बी के द्वारा। ये यही है, हर किसी के शरीर में ये होते हैं। अगर इनमें किसी की कमी आई तो हम फिर लंबे समय तक बीमार हो जाते हैं, प्रभावित रहते हैं। तो इन्हें मेंटेन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसे मेंटेन करने के लिए हम ज्यादातर प्रोटीन का सेवन कर रहे होते हैं जब, तो ये बॉडी में खुद ही बन रहे होते हैं। इनके लिए अलग से हमें एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक और हमारे पास लिम्फोसाइट है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल किलर लिम्फोसाइट या एन के लिम्फोसाइट। तो वो थोड़ा सा इनेट इम्यून सिस्टम है, यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के तौर पर मानते हैं, और मिक्सचर ऑफ बी एंड मिक्सचर ऑफ टी मानी जाती है। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। काढ़ा पीने से कोई एंटीबॉडी विकसित ही नहीं हो सकता। काढ़ा पीना हमारा खाली भूल है और कुछ है वह नहीं है। भैया देखो ये सब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सेलुलर इनेट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम है। और चाहे वो जैसे हमने बताया कि टी के बारे में, तो टी सेलुलर इम्यून सिस्टम है। सेलुलर इम्यून सिस्टम ऐसे एक दिन की कहानी नहीं है। ये जब हम महीने 2 महीने कुछ ठीक ठाक भोजन कर रहे होते हैं तो जाके ये बॉडी का हिस्सा बन पाता है। अब कोरोना में लोगों को तत्काल सोचा गया कि लाओ पी लेते हैं, वो बहुत बिक रहा था गिलोय, या हाँ तत्कालिक हमें मन में आ जाता है कि चलो ठीक है संतरा खा ली है तो विटामिन सी मिल ही गया है तो इससे प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ जाएगा। वास्तव में बहुत बड़ी लड़ाई वो नहीं करते हैं, मन का भ्रम है और है तो रहने दो, क्या कर सकते हैं। आज खाओगे तो आज हमारे मन में वो ऐसा नहीं है ना। एक हमारे रिश्तेदार थे, वो सेब खाए, किसी ने बता दिया कि इससे खून बढ़ता है, तो 1 किलो सेब खा गए 2 दिन के अंदर। तो हमसे पूछे थे कै ग्राम खून बना होगा, तो हम कहे 3 किलो। निकाल लो कहीं से, नलिश निकाल के दे दो दूसरे को। तो खान पान आवश्यक है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि खून भरा था उसको हमने पी लिया। तब वो पाचन तंत्र का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद जब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तब जाकर के वो ब्लड में कन्वर्ट होते हैं, या बहुत सी चीजें उसमें होती हैं और टाइम टेकन वाला मामला है ये। तो खान पान अगर आज सुधार रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें महीने भर बाद जाके दिखता है ना। आज खा के और कल अगर हम चाहें कि घोड़ा बन जाए, ऐसा संभव हाल फिलहाल तो नहीं है। कोई अगर भविष्य में टेक्नोलॉजी आ गई तो बात अलग है ना। चलिए, तो इसके बाद नोट लिखिएगा। देखिए नेचुरल किलर लिम्फोसाइट जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है। नेचुरल किलर लिम्फोसाइट एनके लिम्फोसाइट जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है नेचुरल किलर लिम्फोसाइट, जन्मजात, अंग्रेजी में बोलते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली या इनेट इम्यून सिस्टम जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है, तथा यह लिम्फोसाइट टी और बी का मिश्रित कार्य करती है। वर्क फंक्शन ऑफ द मिक्सचर ऑफ लिम्फोसाइट टी एंड बी। फिर से लिखिएगा, हिंदी में कि अंग्रेजी में? इंग्लिश में, हिंदी में। फिर से ध्यान देना, कोई उर्दू वाला तो नहीं है? हाँ ठीक है ना, हम फिर से कर रहे। देखो लिखिएगा, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली है। अब इसको अंग्रेजी में कहिएगा, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट इज अ इनेट इम्यून सिस्टम। कंजक्शन वगैरह लगा लिया करो थोड़ा, दोनों बतिये तो लिखी है, ई जयमाल नहीं लगा पाओगे। अब हिंदी में लिखिएगा, आगे बढ़ा के लिखिएगा, यह लिम्फोसाइट टी और बी का मिश्रित कार्य करती है। यह लिम्फोसाइट टी और बी का मिश्रित कार्य करती है। वर्क फंक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ बी एंड टी। वर्क फंक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ बी एंड टी।
तो ये थोड़ा सा दिमाग में आपको लेकर के चलना था। अब आगे एक लास्ट है, वो है मोनोसाइट। तो लिखिएगा हेडिंग मोनोसाइट। सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है ये, तो लार्जेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी लिख दीजिएगा, पहला पॉइंट। सबसे बड़ा आकार है इसका, सबसे बड़े आकार की या लार्जेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़े आकार या लार्जेस्ट साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी है। और दूसरी बात इसे समझनी है कि ये मोर एक्टिव होती है, यानी कि सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सर्वाधिक सक्रिय, मोर एक्टिव डब्ल्यूबीसी है, सर्वाधिक सक्रिय या मोर एक्टिव डब्ल्यूबीसी है। और इंस्टेंट इम्यून सिस्टम, इंस्टेंट तात्कालिक प्रतिरक्षा प्रणाली, इंस्टेंट इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तात्कालिक प्रतिरक्षा प्रणाली, इंस्टेंट इम्यून सिस्टम तात्कालिक प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार है, तात्कालिक प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार है, तात्कालिक प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। तो ये रहा डब्ल्यूबीसी के बारे में। हम लोगों ने जब हम कैंसर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको ल्यूकेमिया के बारे में समझाया था, याद है? ल्यूकेमिया। तो हमने कहा था कि जब डब्ल्यूबीसी की काउंट में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी, तो इसे ही हम कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलेंगे? ब्लड कैंसर कहते हैं। तो इसे एक बार नोट करके लिख दीजिएगा, ये नीचे नोट डाल देना, लिखिएगा डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि होने पर, डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि होने पर, डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि होने पर ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि होने पर ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा में वृद्धि होने पर ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में लिखेगा एक्सेस वैल्यू ऑफ डब्ल्यूबीसी, excess value of WBC in our body, excess value of WBC in our body turn into leukemia or blood cancer. Excess value of WBC in our body turn into leukemia. अरे ठीक है, पसीने से क्या होता है? टर्न इनटू, अब आपने सुना नहीं, जो पसीने से होएगा वो लिबास बदलेगा। समझा करो, गुब्बारा वाले भरते ना हवा। अभी अपना मकसद, हाँ जाओ, अभी अपना मकसद भूलना नहीं है, ये मकसद याद रख के आगे बढ़ना है। आपके यहाँ एक तो लड़का है कोई, आप एक तरफ का है? नहीं नहीं, ये नहीं, छोटा सा बच्चा है। हाँ तो मोटिवेशन का काम करता है, तो वो नहीं, वो तो अलग, वो कदम कदम पे शायरी कहता रहता है। उसको ये नहीं पता कि ये शायरी कहाँ इस्तेमाल करनी है। हाँ 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 हाँ, 19 का पहाड़ा वो भूल गया था। हालांकि आप भी भूल जाओगे अगर मैं खड़ा कर दूं तो, है ना? यही सच्चाई है, स्वीकार कर लो। है? याद है? 19 पहाड़ा याद है इसको आपको? ये तो नहीं याद है? मैंने सुन कैसे सकता हूं? चलिए, तो लिखा आपने टर्न इनटू ल्यूकेमिया या, हाँ नीचे की स्टार बना देना। एक आइसोटोप है फास्फोरस 32, और ये जो फास्फोरस 32 है ये डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में काम आता है ल्यूकेमिया के। तो स्टार बना के लिख लीजिएगा कि फास्फोरस 32 रक्त कैंसर की पहचान और इलाज के लिए काम आता है। फास्फोरस 32 आगे बढ़ा के लिखिएगा फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर। अंग्रेजी में लिखिएगा फास्फोरस 32 और एक लाइन बनाना, आगे लिखिएगा फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर।
फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर। फास्फोरस 32 रक्त कैंसर की इलाज और पहचान में काम आता है। रक्त कैंसर के इलाज और पहचान में काम आता है। हालांकि आजकल रक्त कैंसर को कई या किसी भी कैंसर को हम कीमोथेरेपी से ठीक कर रहे हैं, बेसिक हमारे पास प्रक्रिया है, और कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ना, तो ये भी दिमाग में अपने लेके चलिएगा। और स्पेशली ब्लड कैंसर को हम अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो लिख दें इसमें कि अनदर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कीमोथेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लिखिएगा अनदर ट्रीटमेंट प्रोसेस इन ब्लड कैंसर कीमोथेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हिंदी में लिखिएगा कि कीमोथेरेपी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, कीमोथेरेपी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। कीमोथेरेपी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के द्वारा भी हम रक्त कैंसर का इलाज कर रहे हैं। कीमोथेरेपी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के द्वारा भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कीमोथेरेपी या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के द्वारा भी हम रक्त कैंसर का इलाज कर रहे हैं। तो ये रहा डब्ल्यूबीसी का कॉन्सेप्ट। अब लास्ट है और वो है प्लेटलेट्स, तो उस पर चर्चा करते हैं। लिखिएगा ब्लड प्लेटलेट्स, अगली हेडिंग क्या है? कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। थोड़ा तेज लिखो बेटा ना, ऐसे तो कई साल लग जाएगा पढ़ाने में मुझे। ऑलरेडी हिंदी और अंग्रेजी में 2 समय लगता है। आपको बताऊं कि आप यहां पहुंचे हो और मुसल्लापुर हार्ट की बायोलॉजी खत्म होने जा रही है। तो इसका रीजन यही है कि हम 2 भाषियां हैं यहां पर, वहां पर हम एक भाषा में तेजी से चल रहे हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, संडे को चलता है। नहीं, इसका भी असर है, मैं देख रहा हूं। आपके यहां भी था? हाँ तो था, ठीक। आता है नहीं, ज्ञान की बात करता है बालक कहीं का, है ना। चलिए, आए थे कि नहीं आए थे? इतना मार मारेंगे ना गुरु, सुधार आ जाएगा तुम्हें। आप पक्का नहीं आए थे ना? ऑफिस से मिलना आके तो थोड़ा, है ना। कहाँ गए थे? इनको भी इनका जांच करो तो थोड़ा, है ना। ये जाते कहाँ हैं? चले, लिखिएगा आधार नेम, जैसे सब में लिखा वैसे यहां लिखिएगा। ओरिजिन, अमाउंट, शेप, वर्क फंक्शन, अब ये मजाक है लेकिन क्या कर सकते हो। आपको लगता है कि आप प्रभावकारी है, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद क्या था? स्टेटस ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद कलर था ना। अब क्या है? लाइफ स्पैन ना, अच्छा छूट गया था। जीवन काल। इसके बाद मौत है। हाँ, जीवन के बाद तो मौत ही होती है। मौत ना लिखो यार, मृत्यु लिखो। कुछ लोग रक्त को खून लिख देते हैं। अब खून लगता है किसी की हत्या कर दी गई है, तो लिखिएगा मृत्यु या डेथ।
मृत्यु या डेथ। तो एक एक करके फिल करते हैं सब पे, है ना, एक एक करके सब पे फिल करते हैं। अदर नेम में इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो लिखिएगा थ्रोम्बोसाइट, हिंदी में भी होगा थ्रोम्बोसाइट। ओरिजिन वहीं से होता है जहां से सबमा होगा, यानी अस्थि, मज्जा या बोन मैरो। अमाउंट इसका होता है 3 to 5 लाख प्रति mm3, जो कि किसी के में नहीं पाया जाता। 3 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। आमतौर पे हम लोगों में 2.5 ही होता है, क्योंकि इतना खान पान अच्छा तो है नहीं कि सही प्लेटलेट्स रहे। प्लेटलेट्स का होना बेहद आवश्यक है, नहीं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। 2.5 लाख होना भी अच्छी बात है, मतलब नीचे ज्यादा ना जाए। शेप इसका होता है डिस्क, जानते हैं? हाँ, चक्री जैसा, हाँ डिस्क जैसा होता है इसका, या गोलाकार लिख देंगे, सर्कुलर भी लिख सकते हैं। और इसका वर्क फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का। किसका है? ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का अस्कंदन। क्या बोलेंगे? रक्त का अस्कंदन या रक्त का थक्का। स्टेटस ऑफ न्यूक्लियस नील है। बड़ी समस्या है कि खून में बेचारा डब्ल्यूबीसी अकेले किसको लेके चल रहा है? न्यूक्लियस को। बाकी कहीं न्यूक्लियस है ही नहीं, पूरा का पूरा एकदम केंद्रक विहीन घूमते रहते हैं। इसका कलर जो है वो डार्क येलो है और विथ पर्पल स्पॉट। पर्पल जानते हो ना? हाँ, जगह जगह पे पर्पल स्पॉट दिखते हैं। हाँ, इसका लाइफ स्पैन 7 डेज का है और मौत वहीं होगी जहां सबकी होती है, स्प्लीन या प्लीहा। तो लगभग आप अभ्यस्त हैं ऐसे आंकड़ों को लिखने के लिए, है ना। ये आंकड़े थोड़ा काम के आ जाते हैं कई बार। स्टेटस ऑफ न्यूक्लियस नील। नील मतलब नहीं, नील मतलब गायब है। हाँ, और डार्क येलो विथ पर्पल स्पॉट। गाढ़ा पीला, पर्पल की हिंदी क्या होगी? बैगनी। हाँ लिखिए, गाढ़ा पीला में बैगनी धब्बा। लिखो, गाढ़ा पीला के साथ बैगनी धब्बा। हाँ, गाढ़ा पीला के साथ बैगनी धब्बा। और मौत लिखिएगा 7 दिन बाद इनकी मृत्यु होती है। और कहां होती है? स्प्लीन में, है ना। ये आंकड़े क्लियर हुए? इन आंकड़ों के साथ हमें एक जानकारी मिल गई। एक बार पूछ लिया गया था सवाल कि अगर कहीं पर कोई वारदात हो गई है, वारदात जानते हो? अब वारदात तरह तरह की होती है। मैं अगर मान लेता हूं कि मर्डर हो गया किसी का, है ना, एक्सप्लेन द वर्किंग फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। तो अभी तक कर क्या रहा था मैं क्या कर रहा था अभी तक? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और लिम्फोसाइट ही तो एक्सप्लेन कर रहा था कि टी एंड बी कैसे करेगा। टी इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन करता है और बी क्या कर रहा है? एंटीबॉडी बना रहा है। ये उसका वर्क फंक्शन है। ठीक है, चलिए। तो मान लो कहीं क्राइम हुआ या वारदात हुआ और वहां पर कैसी वारदात है? मर्डर हो गया है। तो तुरंत फोरेंसिक साइंस वाले आते हैं ना, फोरेंसिक टीम आ जाती है और तुरंत ही वो पीला पीला फीता बांध देती है। तुरंत कहती है इसके अंदर आपको आना मना है। और उसके बाद वो नमूने इकट्ठा करती है, यानी कि वो डेटा ले जाती है यहां से। और डेटा में उसके पास सबसे शानदार डेटा है। एक बार अमेरिका में एक चोर था, बड़ा शातिर चोर था, और वो कभी भी अपने दाढ़ी में तिनका छोड़ता ही नहीं था। समझ रहे हो? चोरी की दाढ़ी में क्या होता है? लेकिन उसका पहला काम है, चोरी करने के बाद दाढ़ी कंघी झाड़ लेता था कि एकदम दाढ़ी थी ही नहीं।
तो अब अमेरिका का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बहुत साल पहले से ही इनोवा गाड़ी चला रहा है। हमारा वाला पुलिस अब पाया है, नहीं तो पहले हमारा वाला पुलिस जीप चलाता था और कई बार उसको धक्का पलट मारना पड़ता था, है ना। अक्सर हमारे यहाँ ट्रांसलेट में एक शब्द आता था कि चोर या चोरी होने से पहले ही या पुलिस के आने से पहले ही चोर आ चुके थे। ये वाला ट्रांसलेट किए हो कि तो ये वाला इसलिए पढ़ाया जाता था कि ये यही हालात ही थी। क्या? हाँ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये ट्रांसलेशन है, या एक गांव में राजा रहता था। तो ये कैसे ट्रांसलेशन है जो बहुत आम है, सबको पढ़ाए गए हैं। तो पुलिस वो बड़ी परेशान हुई कि ये चोर पकड़ा ना जा रहा। एक दिन एक जज के यहाँ उसने चोरी किया। उसकी एक आदत थी चोर की कि जब वहां से निकलता था तो एकदम जो ओरिजिनल बेडरूम होता था उसमें वो यूरिन कर देता था। ये एक आइडेंटिफिकेशन था उसका। तो अब यहीं से पहली बार फोरेंसिक साइंस आया। उन्होंने यूरिन का कलेक्शन लिया और यहां से थोड़े से ब्लड के हिस्से मिल गए। हमारे यूरिन में जब हम यूरिन करते हैं तो थोड़ा सा एपिथेलियम टिश्यू और थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू निकलता है, यानी स्किन के कुछ हिस्से रहते हैं और थोड़ा सा खून रहता है हमारी यूरिन में। आप अगर किसी यूरिन बैग में बहुत जमा हुआ यूरिन देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी। यहां तक कि यूरिन को देख करके बता सकते हैं कि ये खाया क्या है। उसमें दाल, टमाटर, सब्जी, रोटी सब रहता है बहुत शानदार तरीके से। हाँ, सारा दिखता है, सबके टुकड़े रहते हैं मारना। तो अब ये जो ब्लड है इसी ले जाके उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट कर लिया और इस डीएनए फिंगरप्रिंट का मैच कर लिया उस एरिया के सभी चोरों के साथ। जिनको जिनको शंका थी कि ये चोर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसी ने चोरी की होगी, सबका डीएनए मैच करा लिया और उसमें से एक चोर का मैच हो गया। 99.99% सभी के डीएनए समान है। हमारे, आपके, मोदी जी के, सबके। मोदी जी आ रहे हैं ना, उनके डीएनए बराबर हैं, किसी के अंतर नहीं है। पटना में आ रहे हैं शायद, अब जो भी आ रहे होंगे उनको प्रचार थोड़ी मुझे करना है मुझे जानकारी मिली कि उस दिन थोड़ा रस रहेगा यहां पर। तो सबके डीएनए 9। अब अंतर कितना है? तो अंतर है 0.1%। कितना? 0.1% का अंतर है। उसको बोलते हैं हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR। और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स ऐसा कहा जाता है कि किन्हीं 3 लाख लोगों में कोई 2 लोग एक जैसा होता है, यानी उसका VNTR भी समान होता है। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कोई 3 लाख जैसा अगर व्यक्ति ढूंढा जाए। आप देखें विराट कोहली के डुप्लीकेट दिखते रहते हैं, हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या देखो रिक्शा चला रहा था एक दिन लिखता है हमारी की हालात ऐसी हो गई है। तो योगी जी का आजकल फेमस कर रहा है लोग, है ना, वो कहीं खा। तो इसका आशय कि उसने, पुलिस ने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंट का मैच कराया और उस चोर को पकड़ लिया गया जो ये बदमाशी कर रहा था। तभी से दुनिया के सामने ये पता चल गया यार कुछ फोरेंसिक साइंस होता है। तो अब जब कहीं वारदात हुई और उनको ब्लड मिला तो इस ब्लड में आरबीसी है तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं है। अब वो ना केंद्रक विहीन है, और केंद्रक नहीं है तो डीएनए नहीं है। इस ब्लड से अगर हमें प्लेटलेट्स मिला तो भी हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये कैसा है, केंद्रक विहीन है या नील डीएनए, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। इस ब्लड से हमें केवल एक चीज मिल जाए और वो है WBC, और यही हमारे लिए एप्लीकेबल है डीएनए इंफॉर्मेशन के लिए। तो ब्लड का केवल एक हिस्सा वो है WBC, वही जिम्मेदार होता है फोरेंसिक इंफॉर्मेशन के लिए या डीएनए इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये दिमाग में अपने बात जरूर रखिएगा। तो अब कभी अगर सवाल आए कि रक्त के परीक्षण के दौरान या ब्लड डायग्नोसिस के दौरान हम कैसे डीएनए की मैच करा सकते हैं, तो जवाब होगा ओनली WBC, है ना। तो ये मन करे तो कहीं लिख लो, नहीं तो ऐसे मन में रखे रहो, या आप लिख लीजिए नोट बना के कि ओनली WBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए मैचिंग।
देखिए केवल WBC ही DNA मैचिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ओनली WBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA मैचिंग। केवल WBC ही DNA मैचिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। केवल WBC ही DNA मैचिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। WBC ही DNA मैचिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। लिखिएगा ब्लड प्लेटलेट्स और कॉन्सेप्ट। लिखिएगा ब्लड प्लेटलेट्स एंड कॉन्सेप्ट। ब्लड प्लेटलेट्स एंड कॉन्सेप्ट। ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं, जैसे हम लोगों ने आरबीसी में देखा और WBC में देखा। तो अगर हम प्लेटलेट्स की काउंट बढ़ाएंगे, मान लो बेसिकली आपको पता ही है कि 3 से 5 लाख प्रति mm³ का इसका काउंट होता है। तो और इससे भी ज्यादा अगर बॉडी में प्लेटलेट चला गया तो इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। एक प्रोसेस है थ्रोम्बोसाइटोसिस और एक है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हालांकि आपसे कोई मतलब नहीं उससे, बहुत कठिन चीज है। तो प्लेटलेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या ब्लड क्लॉटिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जवाब है कि टेंडेंसी ही जब इसकी ब्लड क्लॉटिंग की है तो बड़ी कॉमन सी बात है, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकेज। क्या बोलते हैं? ब्लॉकेज। तो बॉडी में ब्लॉकेज अगर आ रहा है, कई जगहों पर ब्लॉकेज हो सकता है, जहां पे रक्त है वहां पर ब्लॉकेज आ जाएगा। तो ब्लॉकेज आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या बढ़ गया है? प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा हुआ है। चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट हम कम कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्लॉटिंग क्या हो जाएगी? कम बनेगी, ब्लड क्लॉटिंग बहुत डाउन हो जाएगी। और इसे ही हम कहते हैं हैमरेज। आपने सुना कि ब्रेन हैमरेज हो गया, दिमाग की नसें फट गई हैं। तो इसका मतलब है कि अब अगर दिमाग की नसें फटी हैं तो खून लगातार क्या हो रहा है? बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। उसका क्लॉट नहीं बन पा रहा, कारण कि लैक ऑफ प्लेटलेट्स। तो जब किसी को कभी ब्रेन हैमरेज होता है, अगर बॉडी में प्लेटलेट्स की काउंट ठीक ठाक है तो उसे लकवा कम मारता है, कारण कि तत्काल वहां पर प्लेटलेट्स एक्टिव होकर के हैमरेज को कम करेगा। और जिसमें प्लेटलेट्स काउंट कम है ऑलरेडी और उसको अगर ब्रेन हैमरेज हो गया तो ऐसी स्थिति में न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और उसका लकवा जिंदगी में कभी ठीक नहीं होता। पैरालिसिस अगर हो गया तो लाइफ लॉन्ग हो, क्योंकि न्यूरॉन सेल में डिवीजन संभव नहीं है और डिवीजन संभव नहीं तो नई न्यूरॉन सेल कभी बनती नहीं है। समझ में आई बात है? तो इससे दोनों बातें नोट करिएगा। लिखिएगा पहला पॉइंट, लिखिए प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होने पर, प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होने पर, प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होने पर ब्लड क्लॉटिंग बढ़ती है। प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होने पर ब्लड क्लॉटिंग बढ़ती है। और इससे शरीर में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। इससे शरीर में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। इससे शरीर में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। हिंदी में लिखिएगा, एक बार फिर सुनिएगा। प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने पर ब्लड क्लॉटिंग बढ़ती है और इससे शरीर में ब्लॉकेज की संभावना अधिक हो जाती है। अब अंग्रेजी में लिखिएगा, देखिए व्हेन या विथ इंक्रीज द प्लेटलेट्स काउंट, विथ इंक्रीज द प्लेटलेट्स काउंट there is increase the tendency of blood clotting। लिखिएगा with increase of platelets count, with increase of platelets count। अब दोबारा आएंगे पहले अंग्रेजी वालों को। लिखिएगा with the increase of platelets count there is a increase tendency of blood clotting, increase tendency of blood clotting and which is responsible for blockage, which is responsible for blockage,
व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकेज। हिंदी में फिर से ध्यान देना, वही बातें लिखनी है, मैं 5 बार समझा चुका हूं, फिर भी लड़की लिख ना पाती है ना। प्लेटलेट्स बढ़ने पर ब्लड क्लॉटिंग बढ़ेगी और ब्लड क्लॉटिंग बढ़ने से ब्लॉकेज। जो अच्छे इंसान है पता क्या करेगा, वो ये सब बवाल लिखेगा ही नहीं, वो बनाएगा प्लेटलेट्स बढ़ाएगा ऊपर, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाएगा ऊपर। और रियलिटी पता है, दिल्ली में इतना हम पढ़ाएंगे भी नहीं कभी, इतना सज्जनता के साथ कोई पढ़ाता उड़ाता है ना भाई। सारी बात तो बता दिया, जिसको लिखना है लिखेगा, नहीं लिखना है कोई मतलब नहीं है। अभी क्या क्या मैं बनानी है भैया मार्केट, बात को समझ रहे हो ना। हाँ, और मार्केट बनाने के चक्कर में हम इतना लिखा रहे हैं नहीं। हाँ, एक भाई साहब लिख दिए थे उस पे कि छुट्टी ज्यादा मार रहे हो, हम मार्केट खराब कर देंगे। हाँ हाँ, मतलब सोशल मीडिया पे जाके लिख दे रहे, हद है। तो मतलब अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। चलिए दूसरा लिखिएगा, दूसरा। हाँ, इसीलिए हम संडे भाग आए। हाँ, हमारे घर वाले कह रहे थे एक दिन और रुक जाओ, हम कहे ना मार्केट खराब है ना। ये बिहार है, मजाक नहीं है ना, सीरियस ले लेंगे। चलिए, कौन बोला? चल दूसरा लिखिएगा, लिखिए प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर, प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर, दूसरा लिखिएगा प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर, प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर, प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर ब्लड क्लॉटिंग घट जाती है, ब्लड क्लॉटिंग घट जाती है। प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर ब्लड क्लॉटिंग घट जाती है और हेमरेज, और हेमरेज ऐसे लिखिएगा, हेमरेज, HAMORRHAGE, हेमरेज, ब्लड क्लॉटिंग घट जाती है और हेमरेज हो जाता है। अंग्रेजी में लिखिएगा, अंग्रेजी में लिखिएगा डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स result, decrease count of platelets result is a hemorrhage, decrease count of platelet result is a hemorrhage, result is a hemorrhage। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा। एक और तीसरा जो फैक्ट है उसे ध्यान रखना, 2 बीमारियां, एक है डेंगू और एक है चिकनगुनिया। ये दोनों बीमारियां आमतौर पे एडीज मच्छर के काटने से हो रही हैं, और हाँ, एडीज एजिप्टी। और ये डेंगू और चिकनगुनिया दोनों में प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज करता है। तो लिखिएगा डेंगू और चिकनगुनिया में, डेंगू और चिकनगुनिया में, तीसरा पॉइंट है डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी में, डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी में डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी में प्लेटलेट्स काउंट, डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। अब अंग्रेजी लिखिएगा, देखिए इन डेंगू एंड चिकनगुनिया डिजीज, इन डेंगू एंड चिकनगुनिया, चिकन में CHIK से स्टार्ट होगा, इन डेंगू एंड चिकनगुनिया डिजीज, डेंगू एंड चिकनगुनिया डिजीज there is a significant, there is a significant, there is a significant decrease number of platelets, there is a significant, there is a significant decrease number of platelets। चिकन, हाँ नहीं, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया। अब ध्यान देना, जब मान के चलो कि किसी को डेंगू या चिकनगुनिया हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा प्लेटलेट्स काउंट है, अगर उसके हम नॉर्मल वैल्यू को देखें तो वो कितनी है, तो 3 से 5
लाख पर mm क्यूब, ये एक नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन जैसे ही हम डेंगू और चिकनगुनिया की गिरफ्त में आते हैं तो हमारा प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी से या सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर ये वैल्यू 50,000 प्रति mm क्यूब तक है तो इसे हम मानते हैं कि ये डेंजरस है ना, यानी कि गंभीर अवस्था में है। और ऐसी स्थिति में अब हमें किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमें कभी भी फिर पीपल के पत्ते या पपीते के पत्ते पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और बकरी का दूध तो कसम खा के पीना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी हो रही है। बकरी का दूध पीने के बाद तो कुछ होने वाला है नहीं, पहली बात। हाँ, ये बात अलग है कि बकरी से उत्पन्न होने वाली ब्रुसेलोसिस बीमारी हम डेंगू के बाद लेके घूमेंगे 1-2 महीना तक। डेंगू होने का एक ही कारण है और वो ठीक होने का एक ही वजह है, वो है ज्यादा मात्रा में पानी पिया जाए और ज्यादा मात्रा में जूस पिया जाए और बहुत ज्यादा आराम किया जाए। जितना हो सके आराम करिए। मतलब आप अपने हाथ में रिमोट भी मिला के बटन दबाओ, बटन भी दबाने के लिए किसी और को रखो, इतना आराम करना है। जितना आराम उतना वहां से बेहतर होगा। तो खैर, ये वैल्यू गंभीर है, यानी कि डेंजरस कंडीशन है और यहां पर आपको डॉक्टर से एडवाइस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब इससे भी ज्यादा हम नीचे जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे 20,000 प्रति mm क्यूब से, तो ये एक फैटल, कैसा है, ये फैटल कंडीशन होता है। मतलब कि अब इसमें मौत तय है और ऐसी स्थिति में हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की आवश्यकता होती है। इसे बना लीजिएगा। नॉर्मल लिखेगा 3 से 5। अगर 50,000 mm क्यूब तक आया है तो वो गंभीर या डेंजरस है। वहां पर लिखेगा एडवाइस, टू एडवाइस विद डॉक्टर, डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है 50,000 पर। उससे ऊपर है तो खतरा नहीं है, आराम करो, ठीक हो जाएगा। और अगर 20,000 प्रति mm क्यूब है तो इसे हम फैटल कंडीशन मानते हैं। डॉक्टर बोलता है कि मोस्ट सीवियर स्टेट है, बचोगे नहीं, भगवान का नाम लो, जो गहना पैसा रखे हो बता दो। गांव सभी कहते हैं ना। हाँ, फैटल है, FATAL। फैटल मतलब होता है बहुत घातक। अब बचने की कहानी नहीं है, मोस्ट सीवियर कंडीशन। हाँ, यहां पे हिंदी कर देना घातक। इसके बाद कहेगा टाटा बाय बाय, खत्म। हाँ? हाँ। वहां पे फिर कहेंगे मिलेंगे हम तुमसे अगले जन्म में। यहां तक यही था, बन गया, ठीक है। तो ये कंडीशन है। यहां पर हमें कोशिश करना है कि कभी भी एस्पिरिन दवाएं नहीं लेनी है। हम अक्सर गलती कर देते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं, बहुत गलत काम है। बुखार आए तो पट्टी डालें सर पे या ठंडे पानी से नहाएं, ये एक तरीका है बुखार कम करने का। कभी भी पैरासीटामोल या डोलो दवाई ना खाएं, ये हमारे काउंट को और बुरी तरह से कमजोर करती हैं। डॉक्टर लिख देता है, बात अलग है। लिखता तो नहीं, अच्छा डॉक्टर नहीं लिखेगा, बंगाली डॉक्टर के यहां जाओगे तो जरूर लिखेगा। चलिए, आपके गांव में बंगाली डॉक्टर हैं? हाँ, ये रमेश है, इनको चोट लग गई है। संगीता कह रही है क्या हो गया, तो कहीं यही हो गया, देख रहे हो कट गया है पूरा। लिखेगा ब्लड क्लॉटिंग का चोट। अच्छा, दिखा रहा तुम्हें। हाँ, हर जगह घोटाला है। हाँ, अरे हमने बहुत सारे ऐसे रमेश देखे हैं, वो ऐसे बात कर रहा था कि बाबू हम नहीं जी पाएंगे, और जैसे फोन कथा ऐसे हंस रहा है। अरे ऐसे बनावटी रमेश हैं, रोने लगता है और रोता नहीं है, खाली वो नाटक करता है, समझ रहे हो? ऐसा मैंने देखा है। आपका है ना, आप भी हो?
चलिए, बड़ा घोटाला है। तो समझो कोई असली में रोता नहीं है, ये ध्यान देना। और इधर भी ये दोनों तरफ घोटाला है। चलिए लिखिएगा ब्लड क्लॉटिंग। तो आइए, कहां रोने जा रहा है, साइड से। चलिए, हाँ, ऐसा हमारा एक दोस्त था, ऐसा करता था वो। एक मोबाइल फोन हुआ करता था, यूनिनार सिम। उसने पहली बार ऐसा मौका दिया कि रात को 10 से सुबह 6 तक फ्री। अच्छा, वो घुस जाए और फिर एक कमरे में दोनों लोग रहे। अच्छा, हमें तो कोई बात करने के मिले ना, वो कहीं से सेट किया। रिकॉर्ड होने तो क्या ही कर सकते हैं। तो अब वो जो है बात करे कि खाना, अच्छा वो करीब घंटा भर इसमें लगा दे, वो कहे कि तुम काटो, उधर कहेगा नहीं तुम काटो। अब ये काटने वाले में टाइम लगता है, अगला रखने, अब वो काट दे तो अगला गुस्सा कि अच्छा काट दे, तुम्हें बड़ी जल्दी थी। तो काटते काटते घंटा भर लग जाए कि भाई एक दिन गुस्सा लगी, छीन के हम ही काट दिया ऐसे, तो बस रख दो, हो गया है ना। एक दिन वो फंस गया, कह रहे कि बाबू आज लड़का लड़का लोग एक साथ सो रहा है, लड़की लड़की लोग एक साथ सो रहा है। घर में ऐसा होता है। तो अक्सर घर में जब कोई कार्यक्रम होता है तो फूफा मौसिया चाचा दादा सब इकट्ठा हो जाते हैं और एक तरफ महिलाएं हो जाती हैं। चल, अब एक ऐसे लेट गए, अब वो शर्त लगा दी कि नहीं तुम्हें मुझे यहीं पे किस करना है। अब वो तरह तरह के बवाल करेगा। सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है। ये सब घटनाएं हैं, यही ये सबके साथ गुजरा हुआ है, तो ध्यान देना। जब हम ब्लड क्लॉटिंग की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, इधर नहीं उतनी थी, उससे आगे नहीं थे। तो ऐसे ढेर सारे फैक्टर हैं, ध्यान देना। कुल 13 ऐसे फैक्टर हैं बॉडी में जो हमारे ब्लड को जमाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। उन 13 फैक्टर में अगर किसी की कमी आएगी तो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होना मुश्किल हो जाएगा। तो टोटल कितने फैक्टर? टोटल 13 फैक्टर हैं, जिनमें से हम कुछ फैक्टर के नाम आपको बता रहे हैं। जैसे एक फैक्टर होता है विटामिन के, आपने नाम सुना है? तो विटामिन के जो होता है ये बड़ी भूमिका निभाता है ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि हम जब अब आपको विटामिन पढ़ा रहे थे तो मैं समझाया था ये एक बनाता है प्रोथ्रोम्बिन नामक मटेरियल। खैर, दूसरा अगर हम फैक्टर चेक करें तो वो है हवा, यानी कि एयर। अगर कहीं भी हवा नहीं होगी तो ब्लड क्लॉट होना संभव नहीं है। यानी कि अगर आप किसी और जगहों पर जा रहे हैं जहां एटमॉस्फेयर गायब है तो वहां पर ब्लड क्लॉट होना संभव नहीं है। तीसरा एक फैक्टर होता है कैल्शियम प्लस प्लस आयन, यानी कैल्शियम आयन, ये भी ब्लड क्लॉट करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद अगर हम अदर फैक्टर की बात करें तो एक हमारे पास प्रोटीन है, उसका नाम है फाइब्रिनोजेन, याद है? फाइब्रिनोजेन, ये भी ब्लड क्लॉट के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम और की बात करें तो एक प्रोटीन है फाइब्रिन, क्या है? फाइब्रिन, ये भी मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। एक और पदार्थ बनता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये भी मुख्य तौर पर ब्लड क्लॉट कराता है। अभी बस ऐसे नोट करते चलो, अभी आपको मैं और आसानी से समझाऊंगा। एक और पदार्थ बनता है, इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बिन। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बिन। कुछ और फैक्टर हैं अपने पास, जैसे फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 11 है। ये भी रक्त को जमाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इतने सारे लिख डालना। तेरह में कितने हो गए? तो काहे 3 तो छोड़ ही दिए हो। खैर, ये महत्वपूर्ण है, इनको 10 तो दिमाग में रखना होगा, 3 नहीं लिखते तो ठीक है। वो भी फैक्टर 2-3 होते हैं, कोई मतलब नहीं।
बन गए। ये 4 या 10 ऐसे चीजें हैं जो इंडिविजुअल काम नहीं करती, ये कलेक्टिव रूप में काम करती हैं। इनमें किसी में अगर कमी आएगी तो ब्लड क्लॉट होने में मुश्किल पड़ती है। अगर हम अब तरीका देखें कि आखिर ब्लड क्लॉट होता कैसे होगा और क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, तो उसको समझने की प्रक्रिया में आइए चलते हैं। लिखिएगा प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्या हुआ? अच्छा हाँ लिखो। विटामिन के, हवा, कैल्शियम आयन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बिन, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। ये जो लास्ट में 8, 9 और 11 लिखे हैं ना, ये हीमोफीलिया वाले फैक्टर हैं। आपको याद है बीमारी बात हुई थी? फैक्टर 8 है तो हीमोफीलिया ए हो जाता है, फैक्टर 9 है तो हीमोफीलिया बी हो जाएगा, और फैक्टर 11 होगा तो हीमोफीलिया सी हो जाएगा। 3 तरह के मुख्य हीमोफीलिया है, हालांकि और कई तरीके हैं, लेकिन जो मार्केट में है वो 3 है, जिनमें से ए और बी मोस्ट कॉमन है और सी बहुत रेयर टाइप ऑफ द हीमोफीलिया है। ये सब यहां तक हो गया सबका नोट? ठीक। अब अगर हम इनके प्रोसेस को देखें कि आखिर रक्त का जमाव होता कैसे होगा, तो इनके कई स्टेज हैं। अगर हम पहले स्टेज की चर्चा करें, मान लो कि कहीं हमें इंजरी हुई या कहीं भी हमें कट हुआ, जैसे भी रमेश को चोट लगी थी ना, हाथ में लगा था तो खून बहना शुरू हुआ। हालांकि ध्यान देना कि ये इंजरी या कट कैसा होना चाहिए? नॉर्मल, क्योंकि अगर अब नॉर्मल होगा तो टांके लगाने पड़ेंगे। आपने सुना ना 14 टांका लगा, मार दिया था किसी ने, तो मतलब खोपड़ा फट गया तो उसमें टांका लगता है, मतलब अद्भुत टांके लगते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लेड से लग गया है ना, या कहीं भी ऐसी चीजें लगी, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली 2 से 5 मिनट के भीतर हो जाता है। हाँ, इसका जो एवरेज टाइम है वो 2 to 5 मिनट, ये एक एवरेज ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है। पहला स्टेज अगर है तो इंजरी होगा, कट होगा, और कट होगा तो बाहर क्या आएगा? ब्लड बाहर आएगा। इस ब्लड में जो क्लॉट बनाने वाला है वो सबसे प्रमुख है प्लेटलेट्स। पता है ना? आपने प्लेटलेट्स का काम जो लिखा है उसमें क्या लिखा है? ब्लड क्लॉटिंग लिखा है, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रम्बो, याद है? थ्रम्बोसाइट। और ये जो थ्रम्बोसाइट है, जैसे ही हवा में आएगा तत्काल एयर इसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगी, और थ्रम्बोसाइट रिएक्ट करेगा हवा के साथ, और ये एक नया एंजाइम बनाएगा जो कि प्रोटीन है, उसका नाम है थ्रम्बोप्लास्टिन। मिला था कहीं अभी? तो ये बन गया थ्रम्बोप्लास्टिन। तो ये आपका फेज नंबर 1 पूरा हुआ। हिंदी में भी आप ऐसे लिखेगा कि चोट लगी, और जब चोट लगी हमें तो रक्त बाहर आया, रक्त बाहर आने के बाद इसमें सबसे प्रमुख था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट, और थ्रम्बोसाइट ने रिएक्शन किया हवा के साथ, और अंततः रिजल्टेंट मिला हमें थ्रम्बोप्लास्टिन। इसे बना लीजिए। फेज नंबर 1 कंप्लीट कीजिएगा। हाँ जी, नहीं समझ पा? प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्रक्रिया समझ रहे हैं ना हम लोग? प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, पहला फेज कंप्लीट हुआ। रिजल्ट में क्या मिला हमें? थ्रम्बोप्लास्टिन। जहां पे थ्रम्बोप्लास्टिन लिखा वहां पे ब्रैकेट कर देना, एंजाइम है। क्या है ये? एक स्पेसिफिक एंजाइम है, वो चीज जनरेट फ्रॉम प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बना है। हर एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। हालांकि थ्रम्बोप्लास्टिन मिल गया सबको। और कैसे मिला? जहां पर चोट लगी वहां पर हवा आई, हवा आई तो उसने थ्रम्बोसाइट को बना दिया थ्रम्बोप्लास्टिन में। भैया पीछे सबका पूरा हो गया? इधर कितना टीबी है? एक ही टीबी है ना यहाँ पे? अच्छा, इसी से दिख जाता है पीछे तक? ठीक।
अच्छा यहां भी एक है, बहुत पैसा लगा होगा खरीदने में, है बहुत बड़ी टीवी है। एसी का आज मैं थोड़ा सीरियस बात करता हूं भाई, क्योंकि हमें भी गर्मी लग रही है। अभी तक कर क्या रहे थे? हाँ, यहाँ आने के बाद एहसास हो रहा है कि ठंडा है। हाँ? जो भी है भैया, हमारा भी बंद ही कर दिया करो, नहीं तो दोहरा अच्छा नहीं लगता। हाँ? अनुच्छेद कौन सा है, 14 की 13? समानों के साथ समानता 14। हाँ चलिए, समता का अधिकार है, लेकिन 14 ये भी कहता है ना कि हमें ये दिया जा सकता है ना? वो कहता है ऐसा, क्योंकि हमारा कार्य अलग है, आपका कार्य अलग है ना? चलिए, यानी सारा कार्य संवैधानिक हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ चलते हैं। तो हम अगर अब स्टेज नंबर 2 पर चलते हैं, या पेज नंबर 2 लिखेगा, या स्टेज नंबर 2। हमें रिजल्ट में क्या मिला है? थ्रम्बो प्लास्टिन मिला हुआ है। अब ये जो थ्रम्बोप्लास्टिन बन गया, जहां पर चोट लगी थी वहीं बना, तत्काल एक और एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? अब आप कहोगे ये प्रोथ्रोम्बिन मिला कहां से था? तो मेरा उत्तर होगा ये मिला था विटामिन के द्वारा। किसके द्वारा? विटामिन के द्वारा यह मिला था, और जो हमारा लिवर सेल है उसने इसे बनाया था, और इसे बना करके प्रोथ्रोम्बिन को ब्लड में ही मौजूद करा दिया था। तो ब्लड का जो प्रोथ्रोम्बिन है वह रिएक्शन किसे करेगा? थ्रम्बोप्लास्टिन से। लेकिन ये दोनों एंजाइम है, ये भी एंजाइम और प्रोथ्रोम्बिन भी एक एंजाइम का ही व्यवस्था है, इसलिए दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो इनकी क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए एक कैटालिटिक भूमिका निभाएगा, उसका नाम है Ca++। आपको मिला था अभी जब हम लोग फैक्टर चेक कर रहे थे। और Ca++ जब कैटालिटिक भूमिका में आ जाएगा तो रिजल्टेंट के तौर पर मिलेगा थ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या मिल जाएगा? मिला था क्या? थ्रोम्बिन। ब्रैकेट कर लेना, रिजल्टेंट के तौर पर मिला हमें। फेज 2 का रिजल्ट है थ्रोम्बिन प्रोटीन। इसको हिंदी में भी आप ऐसे लिख लीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन और यहां लिखिएगा हिंदी में थ्रोम्बिन। हाँ फिर से बता रहे हैं, फिर से ध्यान देना। थ्रम्बोप्लास्टिन मिला था पहले से हमें, उस थ्रम्बोप्लास्टिन ने अभिक्रिया किसे किया? प्रोथ्रोम्बिन से। अब आपको कि ये प्रोथ्रोम्बिन था कहां पर? तो प्रेजेंस इन आवर ब्लड। और कहां से जनरेट हुआ था? विटामिन के की मदद से लिवर सेल के द्वारा। आपको पता है विटामिन के रक्त स्राव रोधी विटामिन है, और उसने क्या बनाया था? प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तब तक जब तक क्या एक्टिव नहीं होगा? कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन हमारे रक्त प्लाज्मा में है, अगर आपको याद हो तो 1% मात्रा में हमने लिखाया है, 1% जो मात्रा बची उसमें क्या था? कैल्शियम आयन था। अब कैल्शियम आयन तत्काल कैटालिटिक भूमिका निभाएगा, इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा, और कन्वर्ट कर देगा किसमें? थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन में इसे बदलाव कर देगा। तो फेज 2 का जो रिजल्ट मिला वो क्या था? थ्रोम्बिन था। यहां तक समझ में आ गया सबको? फिर से ध्यान देना, थ्रम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन react with presence of calcium ion and converted into thrombin protein. The result of the phase 2 is the thrombin protein. ठीक है, यहां तक हो गया? क्या क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं है? मोए विदा करो, अब विदा कर दो हमको। सर आप ये कपुल का नाम चेंज कीजिए प्लीज। अच्छा इनका व्यक्तिगत नाम है संगीता यादव, हमारा नाम काल्पनिक है, हमें किसी वर्तमान की संगीता से कोई मतलब नहीं है, है ना? डिस्क्लेमर।
हाँ, हमने पहली बार देखिए, डिस्क्लेमर हमारा यह है कि रमेश और संगीता जो हमारे ये पात्र हैं, ये काल्पनिक है, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ चले सर, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठंडक ठंडक आई है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ाइएगा प्लीज, गुस्सा है। हाँ, डेंगू का कोई वैक्सीन बना क्या? ये चैप्टर कब तक खत्म होगा बताइए। अच्छे लोग हैं सर, एंग्लो इंडियन नाम रख दीजिए सर। एक बार और समझा दीजिए। 100 बार कहोगे 100 बार नहीं समझाऊंगा, ऐसा कहते थे मास्टर ना, लेकिन मैं वो मास्टर नहीं हूं। समझना हो समझो, बार बार वीडियो देखो, समझे? हाँ, 100 बार देख सकते हैं ना, ये 100 बार हो जाएगा। तो क्या बना लास्ट में? थ्रोम्बिन। अब हम फेज 3 की तरफ चलेंगे और हमें रिजल्ट में क्या मिल चुका है? थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन अब रिएक्शन करेगा फाइब्रिनोजेन से। अब आप कहोगे फाइब्रिनोजेन कहां मिला? फाइब्रिनोजेन, और ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये फाइब्रिनोजेन मौजूद था कहां पर? प्लाज्मा में। कहां पे था? प्लाज्मा में। और दोनों अब रिएक्शन करेंगे। यहां पर थ्रोम्बिन भी क्या है? प्रोटीन है, और फाइब्रिनोजेन भी क्या है? प्रोटीन है। दोनों प्रोटीन आपस में रिएक्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कैल्शियम आयन नहीं आएगा। फिर से कैल्शियम आयन दोबारा कैटालिटिक भूमिका निभाएगा और यहां पर एक रिजल्ट मिलेगा, और वो मिलेगा फाइब्रिन का। किसका मिलेगा? फाइब्रिन। क्या आपको मिला था अभी जब हम लोग क्लॉट की बात कर रहे थे? तो ये मिल गया फाइब्रिन। जहां पर फाइब्रिन बन जाता है वहां कुछ ऐसी रचना बनती है, जैसे आपने वो डॉक्टर वाली पट्टी देखी होगी, सफेद वाली, बहुत ज्यादा दूर दूर उसके रेसे होते हैं। तो ऐसे एक लेयर या पट्टी बन जाती है, और इसी लेयर या पट्टी में आकर के ये जो गैप है, इस गैप को फिल कर लेता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जब इस पे जाके फंस जाएगा तो वहां पर एक मोटी सी पपड़ी बन जाती है, और वही मोटी पपड़ी कहलाती है रक्त का थक्का। अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम यहां पर फंसा देंगे तो जाके लेयर बनेगा, और 1-2 दिन ये सूखेगा तो ये सूख करके एकदम डार्क रेड बन जाता है, और आप उसे हटा देते हैं या अपने आप निकल जाता है ना। ये प्रक्रिया होती है 5 मिनट के भीतर भीतर, और यहीं से हमारा रक्त का थक्का बन गया। मैं एक बार दोबारा फिर से समझाऊंगा, नहीं कुछ लोग नहीं समझे। हाँ हम समझ रहे, गर्मी बहुत है ना। हमारे जेब में पैसा तो है नहीं कि हम लगवा दें, चलिए अभी ठीक भाई, यार मैं बोल चुका हूं ना। आज मैं फिर से एक बार बैक करता हूं, यहाँ के जो प्रबंधन देखते हैं उनसे मैं डायरेक्टली बात करता हूं। पर एक अच्छा, ये तीनों पेज बन गए। अब एक बार फिर से समझिएगा, होच पोच हो गया है उसको समझो। ये लिख रहे हैं देखो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुल 3 फेज रहे। पहले फेज में रक्त बहा, यानी रक्त का बहाव हुआ, और रक्त का जब बहाव हुआ तो क्या निकला? प्लेटलेट्स। और इस प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और इस थ्रोम्बोसाइट ने अभिक्रिया कैसे की? हवा से। अब दोनों जो अभिक्रिया किए तो रिजल्ट मिल गया थ्रोम्बोप्लास्टिन।
यहां तक समझ में आया? अब हम फेज 2 पर आ गए और दूसरे नंबर में यही हुआ कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था इसने अभिक्रिया कर लिया प्रोथ्रोम्बिन से। अब आप कहोगे प्रोथ्रोम्बिन कहां मिला, तो मेरा जवाब है ये ब्लड में मौजूद है। कहां पर है? जो ब्लड बह रहा है उससे मौजूद है। बनाया किसने? विटामिन के ने बना दिया था। और इससे जब अभिक्रिया होगी तो कैल्शियम आयन कैटालिटिक भूमिका निभाएगा और बना देगा क्या? थ्रोम्बिन। क्या बना दिया? थ्रोम्बिन बना दिया। अब हम आ गए फेज 3 पर, और फेज 3 में क्या हुआ? रिजल्ट मिला था हमें थ्रोम्बिन का। इस थ्रोम्बिन ने अभिक्रिया कर दिया किससे? फाइब्रिनोजेन से। और फाइब्रिनोजेन ने दोनों प्रोटीन है इसलिए यहां पर लग जाएगा क्या? कैल्शियम प्लस प्लस और बन जाएगा उत्तर में फाइब्रिन। जहां फाइब्रिन बना वहां जालीदार रचना बन गई और इसी जालीदार रचना में क्या फंस गया के? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का। तो क्या कोई कठिन है ये? रास्ते में हमें 2-4 नाम मिले हैं। एक तो मिला है थ्रोम्बोसाइट जिसको पहले से पता है, एक मिला है थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक मिला यहां पर प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन और फाइब्रिन, यही तो मिले हैं। शुरुआत में अगर आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दोबारा देखोगे एक बार, जो 10 हमने लिखाए हैं वो सारे के सारे इसी में शामिल हैं। विटामिन के सही है, हवा सही है, कैल्शियम सही है, फाइब्रोजन सही है, फाइब्रिन सही है, प्रोथ्रोम्बिन मिला या थ्रोम्बिन मिला, मिल रहा है ना। अब आपको फैक्टर 8, 9 और 11 के बारे में नहीं पता है तो पता करने की जरूरत भी नहीं है। इतना ध्यान में रखिए कि फैक्टर 8, 9 और 11 या अन्य फैक्टर ये ब्लड में मौजूद है। कुल 13 फैक्टर जो मुख्य तौर पर एक समूह के रूप में रक्त को जमाने का काम कर रहे हैं। जो रास्ते में बने ये हमें समझने वाले थे और जो नहीं मिले वो इंटरनल मामले हैं, उसे नीट वाले पढ़ते हैं। चूंकि हम लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन की कर रहे हैं, तो हमारे एग्जाम में यही सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर रक्त को जमाने में भूमिका निभाता है। विकल्प में रहेगा हवा, नंबर 2 रहेगा कैल्शियम, नंबर 3 रहेगा आयरन, नंबर 4 रहेगा, ऐसे ढेर सारे विकल्प में रहेगा 1 या 2, 2 या 3, 4। तो आप ये जो 10 फैक्टर मैंने लिखाए हैं ना, इन्हीं को ध्यान में रखना है। अभी तक जो एग्जाम में सवाल बना है वो इतने को लेकर के बना है। विटामिन के का पूछा गया है, कैल्शियम आयन का पूछा गया है और फाइब्रिन का पूछा गया, 3 का पूछा गया है। बाकी का अभी पूछा नहीं गया है। फ्यूचर के स्तर पर कभी भी पूछा जाए तो आप इन सब के लिए क्या करें? तैयार रहें, है ना। जहन में बातें सब आ गई हैं। ब्लड क्लॉटिंग समझ में आया कैसे हो रहा है? नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, नॉर्मल टाइम, और लिख दिया 2 से 5 मिनट। क्या लिखा आपने? क्या जो लोग नहीं लिखे वो जरूर लिख दें कि ब्लड क्लॉटिंग का जो नॉर्मल टाइम है वो है 2 से 5 मिनट का। ब्लड क्लॉटिंग का नॉर्मल टाइम जो है वो है 2 से 5 मिनट का। हम कल आपको जब बेसोफिल्स पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने एक नाम दिया था हेपारिन, तो वहां पर हमने कहा था एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो लिखिएगा हेडिंग अपनी कॉपी में, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या प्रति रक्त अस्कंदक, प्रति रक्त अस्कंदक फैक्टर, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या प्रति रक्त अस्कंदक फैक्टर, प्रति रक्त अस्कंदक फैक्टर। तो उसी के बारे में लिखना है। हेपारिन, इसको एक और नाम जानते हैं, इसे हम बोलते हैं वारफेरिन। क्या बोलेंगे? वारफेरिन। तो लिखिएगा हेपारिन या वारफेरिन, हेपारिन या वारफेरिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। लिखिएगा हेपारिन या वारफेरिन, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लोग लिखिएगा साथ में कि हेपारिन और वारफेरिन वर्क एज ए एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हेपारिन या वारफेरिन प्रति अस्कंदक फैक्टर के तौर पर
कार्य करता है? हेपेरिन या वारफेरिन प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य करता है। वर्क एज अ एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। आगे बढ़ाना, लिखिएगा इसी के प्रभाव से हमारा रक्त ब्लड वेसल्स में दौड़ता है। सही में रक्त नहीं जमेगा ना, लिखिएगा इसी के प्रभाव से हमारा रक्त रक्त नलिकाओं में दौड़ता है। इसी के प्रभाव से हमारा रक्त रक्त नलिकाओं में दौड़ता है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा ड्यू टू रीजन ऑफ हेपेरिन, due to reason of heparin, our blood is not clot in blood vessels. Our blood is not clot in blood vessels. Due to reason of heparin, our blood is not clot in blood vessels. Our blood is not clot in blood vessels. तो जैसे बाहर आएगा तत्काल क्लॉट करेगा क्योंकि हवा संपर्क में आएगी, और जब अंदर रहेगा तो उस हवा मिलेगी नहीं, और वहां पर कौन एक्टिव रहेगा? हेपेरिन। एक जानवर आपने देखा होगा, लीच, है ना, तो ये सक करता है ब्लड को, है ना, अगर 1-2 घंटे रह गया तो अपना आकार बड़ा कर लेता है। अक्सर बहुत जमे हुए पानी में, तालाब पोखरों में रहता है ये। तो इसके पास एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं हीरोडिन, है ना। तो उस हीरोडिन जो कि एक नेचुरल पेप्टाइड है, लिखिएगा हेडिंग हीरोडिन। उसी में एक अगली हेडिंग डाल दीजिएगा हीरोडिन, अगली हेडिंग डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में हीरोडिन। हीरोडिन लिखिएगा, यह एक प्राकृतिक पेप्टाइड है, यह एक प्राकृतिक पेप्टाइड है। इट इज अ नेचुरल पेप्टाइड, यह एक प्राकृतिक पेप्टाइड है। इट इज अ नेचुरल पेप्टाइड फाउंड इन लीच, यह एक प्राकृतिक पेप्टाइड है जो कि जोंक में पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक पेप्टाइड है जो कि जोंक में पाया जाता है, विच इज फाउंड इन लीच, जो कि जोंक में पाया जाता है। आगे बढ़ाना, हिंदी में लिखिए, यह एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है। वर्क एज अ एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, यह एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है। वर्क एज अ एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वर्क एज अ एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये निकालती रहती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हीरोडिन, और जब हमारा ब्लड बाहर आता है तो थोड़ी देर के लिए हवा के संपर्क में आएगा। जैसे यहां पर जहां पे काट रही हैं, इस वाले पोजीशन पर देखना गौर करके, तो जब ये खींच रही होंगी ब्लड को तो हल्का सा ये हवा के संपर्क में आएगा, और हवा के संपर्क में आने पर यहां पर क्लॉट बन सकता है। इसलिए वो अलग एक इनके पास पाइप होती है, उसी से हीरोडिन छोड़ती रहती हैं, और जब हीरोडिन छोड़ेंगे तो इस पूरे लोकेशन पर क्या बन जाएगा? एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जैसा माहौल बनेगा, और उन्हें बिना किसी बाधा के ब्लड सप्लाई होता रहता है। आजकल कई प्रदेशों में हीरोडिन थेरेपी, क्या हुआ? हाँ, लीच फेशियल होता है गठिया वगैरह ठीक करने के लिए, जब जहां, चूंकि ये प्रशिक्षित लीच होती हैं, ये उसी तरह का ब्लड सक करती हैं जो दूषित होता है। जैसे इन्हें फ्रेश ब्लड मिलने लगता है, अपने आप छोड़ के नीचे गिर जाती हैं। तो कई जगहों पर, खास करके चाइना वगैरह में, लीच थेरेपी, या इसे हम हीरोडिन थेरेपी कहते हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं हीरोडिन थेरेपी एज अ ट्रीटमेंट, नोट में डाल दीजिएगा कि हीरोडिन थेरेपी उपचार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हीरोडिन थेरेपी उपचार के रूप में इस्तेमाल हो रही है।
हिरुडिन थेरेपी उपचार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। हिरुडिन थेरेपी उपचार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आपने, हाँ, ट्रीटमेंट, आपने एक शब्द सुना होगा ब्लड सीरम, लिखिएगा हेडिंग ब्लड सीरम। हिंदी में लिखिएगा रक्त सीरम, रक्त सीरम। अगर हम प्लाज्मा को सेपरेट करें और ऐसा मान लें कि ये पूरी क्या भरी हुई है, प्लाज्मा भरा हुआ है, ब्लड को नहीं, हम प्लाज्मा सेपरेट कर रहे हैं, तो इस प्लाज्मा में हमें कुछ ऐसे फैक्टर भी मिले हैं, अगर हम उनका नाम लें, जैसे एक फैक्टर मिला फाइब्रिनोजेन करके मिला, एक फैक्टर इसी मिला हमें फाइब्रिन मिला, और ये सारे रिस्पॉन्सिबल थे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार थे, या रक्त का थक्का बना रहे थे। यदि हम इस पूरी ट्यूब में ऐसा मान लेते हैं कि इतना जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, इतना अगर कोई मटेरियल है और ये है ब्लड क्लॉटिंग, क्या है? ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल है, और अब हम इसमें से सीरम निकालना चाहते हैं, तो हम सीरम तभी प्राप्त करेंगे जब हम किसी प्लाज्मा से माइनस कर देंगे क्या? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो अब जो रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा ब्लड सीरम। बस बना दीजिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको ध्यान में रखना है कि हम प्लाज्मा से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सेपरेट कर देंगे तो जो मिलेगा क्या कहलाएगा? ब्लड सीरम कहलाएगा। तो ब्लड सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। बना लीजिएगा, ब्लड सीरम इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन लेस ब्लड प्लाज्मा। कहा जा सकता है? अच्छा, पूरे ब्लड से अगर ब्लड सीरम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर पूरे ब्लड से हमें ब्लड सीरम निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो ब्लड माइनस क्या करेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो बचेगा क्या? सीरम। भाई क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे तो बचेगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा कैसा रहेगा? विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अगर कंप्लीट ब्लड से प्लाज्मा सीरम निकालना है तो हम ब्लड माइनस क्या करेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। तो जो बचेगा वो होगा सीरम, सॉरी प्लाज्मा। और कैसी प्लाज्मा? क्लॉटिंग फैक्टर लेस प्लाज्मा। तो यही ध्यान में रखना है कि क्लॉटिंग फैक्टर लेस प्लाज्मा इज अ ब्लड सीरम। दिमाग से उड़ तो नहीं रहा है ना? नहीं समझ में आया? अच्छा, ध्यान दो। देखो, अगर इस पूरे डब्बे में हम रक्त बंद कर दें, ब्लड, तो अब ब्लड में क्या चीज है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, और इसकी संख्या है 40 से 45%। हाँ, 40 के बाद 50 से तो आता ही है, कुछ पढ़ लिख के आया करो। कितना है? 40 से 45। और बचा क्या? प्लाज्मा। ये कितना है? 55 से 60%। यही तो टोटल ब्लड हो गया। अब हमें इसमें से सीरम निकालना है। आपको पता है कि सीरम क्या है? तो आपको पता है कि जो सीरम है वो है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। यानी हमें एक ऐसी प्लाज्मा मिल रही है जो कैसी है? एक ऐसी प्लाज्मा मिली जो कि फैक्टर लेस है। कैसी है? फैक्टर लेस है, क्लॉटिंग फैक्टर लेस है। अब अगर आपको पूरे ब्लड से इसको निकालना है तो क्या करना होगा?
इसको आउट करना होगा, डब्ल्यूबीसी आउट करना होगा, प्लेटलेट हटाना होगा और प्लाज्मा क्या हटाना होगा, क्लॉटिंग फैक्टर। तो जो बचेगा वही क्या है, सीरम है ना। तो ये ध्यान में रखना है। अब अगर हम पूरे ब्लड से सीरम निकालेंगे तो ब्लड माइनस क्या करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर। क्या करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंस इन, कहां पर, प्लाज्मा। यही कहलाएगा सीरम। तो ये तो आसान था भाई, प्लाज्मा में से क्या निकाल दो, फैक्टर निकाल दो तो बचेगा सीरम। और पूरे खून से क्या क्या निकालना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर। तो जो बचा वो क्या है, ब्लड सीरम है। यहां तक समझ में आया, इतनी गर्मी में इतना समझ लो बहुत बड़ी बात है ना। अगली में लिखिएगा हीमोफीलिया, नोट तो करोगे, लिखिएगा हेडिंग हीमोफीलिया। बैक करें, हाँ लिखिए। अच्छा, कितने लोगों को सीरम के बारे में नहीं पता था, अच्छा बहुत से लोग ऐसे जिनको नहीं पता था, नाम सुना था, नाम सुना था ना एग्जैक्ट, हाँ अच्छा हाँ एक सीरम आता है लगाने वाला जो बाल में लगता है, हाँ हमें हमें एक दिन लगाया था उसने, हाँ 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 ठीक, चल अब तो पता चल रहा है ना, इसी कहते हैं ज्ञान लेना। चलिए भैया हो गया सबका इधर। तो अगला जो चैप्टर है उसका नाम है हीमोफीलिया, लिखिएगा हेडिंग हीमोफीलिया। हाँ टॉपिक है, हाँ सॉरी चैप्टर नहीं टॉपिक भाई लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हीमोफीलिया। सीरम का अलग से हम, जैसे सबकी डिमांड होती है वैसे सीरम की डिमांड होती है भाई, जैसे आरबीसी की डिमांड है वैसे ही सीरम की डिमांड है। किसी किसी में सीरम की कमी होती है, क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा होते हैं, और अगर उसको प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा तो बहुत क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाते हैं, तो उसका क्लॉटिंग फैक्टर कम करके क्या चढ़ाया जाएगा, सीरम चढ़ाया जाएगा। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर मान लो हमारे अंदर ढेर सारा फाइब्रिनोजेन ऑलरेडी मौजूद है और आप और ज्यादा चढ़ा दिए तो क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, और फैक्टर बढ़ेगा तो ब्लॉकेज बढ़ेगा। तो उस ब्लॉकेज को रोकना है डॉक्टर को, तो क्या करना चाहिए, वो सीरम चढ़ाएगा। तो आजकल डॉक्टर बड़े दिमागदार हो गए हैं ना, वो समझते हैं कि मामला कहां पर गड़बड़ है। अच्छा वाह यही सवाल है बेसिकली सीरम इज अ प्लाज्मा, सीरम इज अ प्लाज्मा। जो काम प्लाज्मा का है वही काम सीरम का है। अब सीरम में क्या क्या है, सीरम से खाली आप कुछ प्रोटीन हटा रहे हो, बाकी सीरम में ग्लूकोज मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है। समझ में आया, हाँ ये कह रहे थे, मतलब इनके मन में अंदर से भावना आई कि आज हम पूछ के रहे जो सीरम का काम है क्या बताओ, तो काम समझ आया। एग्जैक्टली सीरम प्लाज्मा ही है, बस उसे अलग क्या कर दिया हमने, फाइब्रिनोजेन, क्या अलग किया है, फाइब्रिनोजेन, है ना। चले तो अब हीमोफीलिया, चूंकि गर्मी को देखते हुए आगे पढ़ाना संभव नहीं है, तो अब मूड आपका सही नहीं चल रहा है इस समय, तो कल फिर से मुलाकात करते हैं। हाँ आज बात करेंगे हम, सर टॉपिक थोड़ा टफ लग रहा है, कई बार देखो, है ना। इतना ही आसान होता तो जगह जगह पर एसडीएम घूमते रहते।